समझिए आपको कुछ नहीं, देखिए चौड़ी सड़कें हमेशा विकास का मापदंड नहीं है। पुल पुलिया भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, हम उसी को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। एक आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान या संतुष्टि कब आएगा? जब उनके बच्चे उनके नज़रों के सामने शिक्षा हासिल करेंगे, जब उनके बच्चे उनके नज़रों के सामने इलाज करा पाएंगे, जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग इलाज कराने के लिए वेल्लोर या दूसरे राज्यों में जाने के लिए विवश नहीं होंगे, उसको हम लोग डेवलपमेंट मानेंगे। रोजगार के लिए आपको सूरत गुजरात नहीं जाना पड़े, घाटशिला के लोगों को घाटशिला में रोजगार मिले, उस डेवलपमेंट की कल्पना के साथ में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और मैं मौजूद हूँ घाटशिला में और झारखंड की निगाहें टिकी हुई है पूरा घाटशिला के लोगों के, जनता के ऊपर। और यहाँ की अगर बात किया जाए तो मुकाबला त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबले में अभी जो तीन चेहरा है, मैं बता दूं कि एक चेहरा है जिनका नाम है बाबूलाल सोरेन, दूसरा का नाम है सोमेश सोरेन और तीसरा जो है वो है रामदास मुर्मू। और ये रामदास मुर्मू के सपोर्ट में रामगढ़ से आए हुए हैं जेलकेम के फायर ब्रांड नेता, जो कि केंद्रीय सचिव भी हैं। और ये चुनावी दौरा में यहाँ पे गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, 1 to 1 बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे और एनालिसिस आप लोग भी एनालिसिस कीजिएगा कि आखिर जो ताज लगने वाला है वो किसका सर पे लगने वाला है। तो सबसे पहले जोहार। अभी आप बहुत अच्छी भूमिका दिए, लेकिन ताज हम लोग लगाने के लिए आए नहीं हैं। ताज हमेशा जनता के सर पे लगाना है और जनता को राजा बनाना है। चुनावी सभाओं में, चुनावी बातचीत में, अलग अलग मीडिया चैनल्स के इंटरव्यू में नेताओं को हम बोलते सुन रहे हैं, कोई राजा की बात कर रहा है, कोई मंत्री के बेटे की बात कर रहा है, लेकिन जनता की बात करने के लिए हम लोग चुनाव पे उतरते हैं। अभी लोग कहते हैं कि नहीं ये उपचुनाव है, फिर उपचुनाव में जो पक्ष होता है या विपक्ष होता है उसके जीतने हारने का परसेंटेज निकाल रहे हैं, जातीय समीकरण की बात हो रही है, भौगोलिक संरचना की बात हो रही है, घाटशिला में किस तरीके के प्रत्याशी अभी तक जीतते आए हैं या कौन सी पार्टियां जीतते आई हैं, उसी पे अभी तक बातचीत हो रहा है। लेकिन जेल कैंप के एक बड़ी टीम ने यहाँ पे कैंप किया हुआ है और हमें निर्देश मिला है केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम महतो जी के द्वारा कि आप जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जब आप बूथों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, पंचायत का दौरा चल रहा है, पंचायत के अंतर्गत में जितने गांव हैं उनका दौरा चल रहा है, तो सारे जो साथ में घूमने वाले लोग हैं उन लोगों को एक रिसर्च टीम भी डेवलप करने के लिए, रिसर्च रिपोर्ट भी डेवलप करने के लिए बताया गया है, जिसमें आप जिस गांव में जा रहे हैं, जिस पंचायत में जा रहे हैं, वहाँ की क्या बुनियादी समस्याएं हैं, सड़कों की क्या स्थिति है, अस्पताल वहाँ से कितना दूर है, शिक्षा की क्या स्थिति है, पेयजल जो है उसकी क्या उपलब्धता है, ये तमाम चीज़ों का भी एक रिपोर्ट जमा हो रहा है। हर एक शाम को जो कैंपेनर्स हैं वो आते हैं और अपने मुख्य चुनावी कार्यालय में रिपोर्ट सौंपते हैं कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये एक तरीके का पॉलिटिकल कैंपेनिंग तो है ही, साथ ही साथ पूरे घाटशिला के एक एक घर, एक एक दरवाजे तक जेल कैंप के लोगों के पहुँचने का एक माध्यम भी है। एक एक दरवाजे पे हम लोग पहुँच रहे हैं, एक एक परिवार से मिल रहे हैं और हमारे कैंपेनर्स जो हैं, हमारे जो स्टार प्रचारक हैं या हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी सभी सार्वजनिक मंचों पे स्पष्ट कहा है कि चुनावी हार जीत ये अलग बात है, लेकिन चुनाव के बाद भी घाटशिला के तमाम लोगों के साथ में जेल कैंप के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं और स्वयं केंद्रीय अध्यक्ष भी हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। ऐसी एक कनेक्टिविटी, एक ऐसा नेटवर्क भी हम लोग पैरेलली डेवलप कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगा, उस फाइनल रिपोर्ट में पूरे घाटशिला विधानसभा के चारों प्रखंडों के 56 पंचायत अंतर्गत जितने भी गांव हैं
उनके जो छोटे छोटे टोले हैं वहाँ से भी टीम लीडर्स महिलाएं, टीम लीडर पुरुष, युवा को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारा मामला ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि चुनाव के बाद में हमारे पास एक इतनी बड़ी नेटवर्क, इतना बड़ा टीम हो, एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट हो जिसमें हम पूरे घाटशिला के लिए एक विजनरी प्लानिंग कर सके। एक बात होती है कि आप हार जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं, ये भी सवाल उठता है। हम अपने जीत के लिए इतने आश्वस्त हैं कि जीतने के बाद पूरे घाटशिला विधानसभा के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसके बाद किस रणनीति और किस तरीके से हम लोग घाटशिला विधानसभा का डेवलपमेंट करेंगे, वो सारा प्लानिंग भी पैरेलली चल रहा है। दादा, आप केंद्रीय सचिव हैं जेल कैम्प में। इससे पहले भी लगभग 20-22 साल राजनीतिक करियर आप लगा चुके हैं। कॉलेज का जो राजनीतिक होता है वहाँ से लेके अभी आप झारखंड का राजनीतिक पे आए हुए हैं। आपको अगर पूरा झारखंड घूमते हैं तो यहाँ जो मेन मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए, जेल कैम्प को हो या जेएमएम हो या बीजेपी हो, मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है तो ये आपको क्या क्या मुद्दा यहाँ पे दिख रहा है जिन पे यहाँ पे फोकस करके काम करना चाहिए घाटशिला में? देखिए, अलग अलग विधानसभा या अलग अलग जिलों में डेमोग्राफी अलग अलग होती है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कोई जंगल आधारित क्षेत्र हैं, कोई खनन आधारित क्षेत्र हैं, कहाँ पे कहीं पे सड़कें लंबी चौड़ी हैं, कहीं पे संकरी सड़कें हैं, कहीं पे जंगलों से आच्छादित गांव हैं। तो अलग अलग विधानसभा में अलग अलग डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजी है। आप एक ही फॉर्मूले पे पूरे राज्य का विकास नहीं कर सकते हैं। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस जिले में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का जो सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो उनके रहने सहने का तरीका है, जो उनके घर मकान है, ठीक है, जो मुख्य आबादी वो शहर से कितनी दूरी है, ये सारे मापदंड अपनाकर विकास की प्लानिंग की जाती है। जब घाटशिला के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हमें जो समझ में आ रहा है कि यहाँ शिक्षा की स्थिति बदतर है। लोग जो है वो रोजगार के लिए टाटा या बाहर के जो बड़े महानगर हैं वहाँ पे पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। स्वरोजगार के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का एकदम अभाव है। हम लोग पूरे विधानसभा में कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत कम इंटरप्राइज दिख रहे हैं, बहुत सारे कम छोटे उद्योग दिख रहे हैं जहाँ यहाँ के स्थानीय रैयत लोग काम कर रहे हैं या उद्योग धंधा चला रहे हैं। तो रोजगार की संभावना यहाँ पे है, लेकिन उस तरीके का सरकारी योजना को धरातल पे अमल पे नहीं लाया जा रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं उसको भी कुछ खास किस्म के लोग अपने टोले मोहल्ले में ही यूटिलाइज कर ले रहे हैं, पूरे गांव में या पूरे पंचायत में उन योजनाओं को अमल पे नहीं लाया जा रहा है। तो सरकारी योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए वो घाटशिला विधानसभा में कमी दिखता है। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात है, यहाँ के पूरे 100% लोग इलाज के लिए जमशेदपुर, रांची, वेल्लोर और बाहर के शहरों पे डिपेंडेंट है। इस पूरे घाटशिला विधानसभा के आसपास में ढंग का कोई भी सार्वजनिक, छोड़ दीजिए निजी स्तर का भी कोई अस्पताल नहीं है जहां पे एक स्तर के बीमारियों का इलाज किया जा सके। तो शिक्षा संबंधित यहाँ पे कमियां हैं, रोजगार की संभावनाएं यहाँ पे हैं लेकिन उसको डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज़ का अभाव है, लोग यहाँ पे पलायन को विवश हैं। बाकी घाटशिला की अगर बात करें तो घाटशिला नेतरहाट से किसी भी मामले में कम नहीं है, लेकिन नेतरहाट के तुलना में यहाँ पे टूरिज़्म का जो स्कोप है, जो टूरिज़्म कॉरिडोर के रूप में घाटशिला को ये डेवलप किया जा सकता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कलकत्ता जैसे शहरों से या वेस्ट बंगाल से भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो इतना अपॉर्चुनिटी है। पूरे घाटशिला में आप अगर अलग अलग क्षेत्रों में घूमेंगे तो सब तरफ सुंदर जंगल दिखाई देते हैं। इन जंगलों को, झीलों को और डैम को बहुत बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिससे एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल भी डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ जो स्थानीय युवा हैं वो स्थानीय युवाओं को भी इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे रोजगार दिया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि पूरे घाटशिला विधानसभा में जब हम गाँव में जा रहे हैं तो महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा नहीं दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरे विधानसभा के युवा गए कहाँ? ये सारे लोग पलायन करके दूसरे शहरों में रोजगार कर रहे हैं और वहाँ से अपने परिवार को जीविका के लिए पैसा भेजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी दुखद स्थिति है। माताओं को अपने बेटों का इंतजार है,
कोई सूरत में काम कर रहा है, कोई बेंगलोर में काम कर रहा है, कोई चेन्नई में काम कर रहा है कि उनके बच्चे यहाँ पे लौटेंगे। अभी चुनाव का सरगर्मी है, उनके चेहरों पे इस बात की खुशी तो है ही कि अच्छे अच्छे प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं और हमारे पार्टी के जो योग्य और सबसे शिक्षित और जमीनी एकदम से, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में शिक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ के घाटशिला के स्थानीय लोगों को शिक्षा का उन पे स्तर बढ़ाने के लिए जो संघर्षशील हैं, वैसा योग्य प्रत्याशी तो मिला ही है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को इस बात की भी खुशी है कि चुनाव हो रहा है, अब उनके घर के बच्चे, उनके भाई, उनके बेटे, उनके पति जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, इसी चुनाव के बहाने वो घर लौटेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं तो माताओं को खुशी है कि चुनाव तो है ही, उस बहाने हमारे बच्चे भी लौट रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर एक अस्थाई स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके कि घाटशिला के युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार इसी घाटशिला की धरती पर मिले, तो उन माताओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को जो है अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। और इसका 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। जब यूथ अपने ज़मीन पे काम करते हैं तो डेवलपमेंट दिखता है। अब आप समझिए कि घर का जो कमाऊ सदस्य है वो शहर के बाहर है, वो हर एक महीने या साल में पैसा भेज रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन उसके घर की स्थिति, उनके खेतों की स्थिति, उनके आसपास के जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनकी स्थिति तो जस की तस बनी हुई है। एक तरीके से उनको दिहाड़ी मजदूरी का जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है घाटशिला के लोगों के पास में कि एक ऐसे पार्टी जिसके विजन में ही पलायन को रोकना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को मजबूत करना है और युवाओं को मजबूत करना है, ऐसे पार्टी के प्रत्याशी को चुनने का एक सुनहरा मौका घाटशिला विधानसभा के लोगों के पास में है। तो हमें लगता है कि इस उपचुनाव में उन लोगों को अपनी विजनरी पॉलिटिक्स दिखानी चाहिए। पूरे झारखंड को ये संदेश देने का प्रयास करना चाहिए कि अब झारखंड के लोग वोटिंग करने का जो पैरामीटर है या जो मापदंड है उसको बदल रहे हैं और प्रत्याशी की योग्यता देख के और पार्टी की कर्मठता देख के, पार्टी कितने मजबूती के साथ पूरे साल आम लोगों के समस्याओं के लिए लड़ रही है, विधानसभा में आवाज़ उठा रही है, आंदोलन कर रही है, धरना दे रही है, मुआवजे के लिए लड़ रही है, इन सभी पैरामीटर के आधार पे किस पार्टी को वोट देना चाहिए, ये साबित करने का एक सुनहरा अवसर घाटशिला के लोगों के पास में है। दादा, ये ST आरक्षित सीट है और यहाँ पे ST लोग ही लड़ते हैं, वो अलग है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो सरकारी लाभ होता है, सरकारी लाभ में जैसे कि जो राज्य स्तर पे होना चाहिए, अबुआ आवास होना चाहिए, वो बहुत कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मनरेगा से कुआं मिलता है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। 2-4 जगह जल नल योजना है तो वो भी बंद पड़ा हुआ है। साथ ही साथ जो मतलब और भी लघु उद्योग के नाम से आपने जो बोला कि एंटरप्रेन्योर लोग जो है, एंटरप्राइजेज नहीं दिख रहा है, उस टाइप से क्या यहाँ के जनता को वो चीज़ पता नहीं है या फिर जो वहाँ से लाभ ये लोग अप्लाई करते हैं लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रहा? जैसे कुछ अभी बहुत सारे हेमंत सोरेन जो निकाले हुए हैं ये इसका वजह ये है कि जब सत्ता की बागडोर जब स्थापित परिवारों के हाथों में सिमट जाता है, अभी आप 25 साल में अगर आप देखेंगे घाटशिला विधानसभा का पूरा इतिहास देख के, तो ये कुछ चुनिंदा परिवारों के बीच में ही पूरा सत्ता का चाबी हमेशा से रहा है। अब जो स्थापित परिवार होते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, जो लग्जरियस ज़िंदगी जी रहे हैं, जो AC कमरों में रह रहे हैं और लाइफ के मतलब अच्छे फेजेज में चले गए हैं, वो यहाँ के आम तबकों की चिंता करना छोड़ देता है। ऐसे समय में घाटशिला के जनता के लोगों को ये समझना चाहिए कि एक संघर्षशील प्रत्याशी जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जो उनके बीच का ही लड़का है, जो उनके संघर्षों को अपनी खुली आंखों से देख रहा है, महसूस कर रहा है, ऐसे संवेदनशील प्रत्याशी को वोट देने का मौका उनके पास में है, ताकि जो अपने ज़िंदगी में संघर्ष देखा हुआ है, जो आपके ज़िंदगी के संघर्ष को महसूस कर सकता है, जब वैसे लोगों के हाथ में आप सत्ता सौंपते हैं तो वो आपकी चिंता करते हैं। रामदास मुर्मू जिस तरीके से शिक्षित व्यक्ति हैं और शिक्षा को हथियार बना के
स्वरोजगार के लिए बात करते हैं, युवाओं को सबलता प्रदान करने के लिए बात करते हैं, स्वावलंबी बनाने की बात करते हैं, ऐसे योग्य प्रत्याशियों को अगर हम लोग लीडरशिप का मौका देते हैं, विधानसभा भेजने का काम करते हैं, तो ये एक उम्मीद जगती है कि वो विधानसभा जाएंगे तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मूल समस्याओं के बारे में बात करेंगे और यहाँ के आम आवाम के बारे में, यहाँ के जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ सदियों से विकास की बाट जोह रहे हैं, उनके उम्मीदों को पंख देने का काम करेंगे ऐसे प्रत्याशी, उनके सपनों को उड़ान देने का काम करेंगे ऐसे प्रत्याशी। तो ऐसे सुनहरे अवसर को घाटशिला विधानसभा के लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। दादा, आप 2-3 दिन से घूम रहे हैं, ये राजनीतिक छोड़ के अगर आप एक आम इंसान हैं, आम इंसान की तरह सोचते हैं, जिस तरीक़ा से यहाँ का बच्चे लोग को आप देखें कपड़ा पहनते हुए, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ का रहन सहन, तो आपको कैसा लग रहा है कि जो 25 साल जो झारखंड अलग हो गया, क्या बिहार से जो झारखंड को अलग किया गया था, यही सब दुख देखने के लिए क्या आपको लगता है यहाँ पे कि जो होना चाहिए विकास वो अभी तक नहीं हुआ है? अगर आप व्यक्तिगत मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की बातें अब हम लोग अगर 25 साल बीतने के बाद भी बिहार से अलग हुए नहीं हुए, वही पुरानी बातों पे बात करते रहेंगे। 25 साल एक लंबा समय होता है, एक जन्म लिया हुआ बच्चा जवान हो जाता है। अब ऐसे समय में हम बिहार से अलग होने की बात करेंगे, ये काफ़ी पीछे छूट गया है। अब हमें झारखंड राज्य की चिंता करनी होगी, झारखंड के एक अलग मॉड्यूल, एक अलग मॉडल की कल्पना करनी होगी। पूरे राज्य में गुजरात मॉडल की बात होती है, पंजाब मॉडल की बात होती है, हरियाणा मॉडल की बात होती है। 25 सालों में झारखंड मॉडल की बात पूरे देश में क्यों नहीं होती है? तो हमें अब उस राजनीति की कल्पना करनी होगी, हमें उस राजनीति के प्रयास को समर्थन देना होगा जो एक गुजरात मॉडल की तरह एक झारखंड मॉडल डेवलप करना चाहता है। झारखंड की अन्य राज्यों से तुलना करना और उनके विकास के तौर तरीकों के आधार पर झारखंड के विकास की कल्पना करना, ये मतलब अनुचित है। हमें झारखंड का एक अलग मॉडल डेवलप करना होगा, जिस मॉडल में यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सभ्यता, यहाँ के जल जंगल ज़मीन का समन्वय हो। यहाँ के जंगलों को बचा के, यहाँ के खनिजों को बचा के, यहाँ के नदियों को, पहाड़ों को, वन को बचा के कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे अन्य वैकल्पिक करियर रास्तों के माध्यम से यहाँ के युवा स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, रोजगार से जुड़ सकते हैं, और बिना यहाँ के खनिज का दोहन किए, बिना यहाँ के जंगलों को काटे हुए कैसे हम झारखंड का मॉडल पूरे देश में और विश्व में स्थापित कर सकते हैं। उस विजनरी पॉलिटिक्स का सपना देखने वाले लोगों को, उस विजनरी पॉलिटिक्स के साथ जीने वाले लोगों को समर्थन देने का ये समय आ गया है। 25 साल में झारखंड को जिस मुकाम पे जाना चाहिए था, जिस लेवल पे जाना चाहिए था, उस लेवल से काफ़ी कोसों दूर है, और जहाँ तक कि डाउनफॉल ही होते जा रहा है। हमें अगर ऊपर की ओर बढ़ना है, हमें डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है, तो हमें झारखंड मॉडल के बारे में सोचना होगा कि कैसे यहाँ की तमाम संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए भी रोजगार और स्वरोजगार के साथ में यहाँ के कल्चरल हेरिटेज को मजबूत किया जा सके। मैं आपको पूछा, वो आप नहीं बताएं कि आपको कैसा लग रहा है एक आम इंसान की एकदम जो हमने बात कहा वो आम इंसान की तरह ही बात किया। आप बात को समझिए। नहीं, देखिए, चौड़ी सड़कें हमेशा विकास का मापदंड नहीं है। पुल पुलिया भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, हम उसी को डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। एक आम आदमी के चेहरे पे मुस्कान या संतुष्टि कब आएगा? जब उनके बच्चे उनके नज़रों के सामने शिक्षा हासिल करेंगे, जब उनके बच्चे उनके नज़रों के सामने इलाज करा पाएंगे, जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग इलाज कराने के लिए वेल्लोर या दूसरे राज्यों में जाने के लिए विवश नहीं होंगे, उसको हम लोग डेवलपमेंट मानेंगे। रोजगार के लिए आपको सूरत गुजरात नहीं जाना पड़े, घाटशिला के लोगों को घाटशिला में रोजगार मिले, उस डेवलपमेंट की कल्पना के साथ में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। और एक आम इंसान के तौर पे भी यही मेरा विकास का मापदंड है। सड़कें पतली हो चलेंगी, लेकिन पेयजल की समस्या दूर होनी चाहिए, घर घर पानी की समस्या होनी चाहिए। जो नदियों पे, जो तालाबों के पानी के लिए यहाँ के लोग निर्भर हैं, वो निर्भरता खत्म होनी चाहिए। इलाज के लिए दूर दराज जाना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ रहा है, रोजगार के लिए दूर जाना पड़ रहा है, ये चीज़ें घटनी चाहिए। जो आपने देखा वो सारा कुछ आप बता दिए। आप घाटशिला वाले जो जनता हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं वोट के लिए? सिर्फ घाटशिला नहीं, पूरे झारखंड की जनता को यह हम संदेश देना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि पूरे 5 साल
हम अपने सुखों को पहचानते हैं, अपने दुखों को पहचानते हैं, अपनी चुनौतियों को पहचानते हैं, अपनी समस्याओं को पहचानते हैं। और जब वोटिंग का समय होता है, जब उन चुनौतियों का समाधान निकालने का होता है, समस्याओं का निदान करने का जब बात होता है, और वो समस्याएं तभी सुलझेंगी जब योग्य प्रत्याशी आपका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में करेंगे। तो जब उनको चुनने की बात आती है, वो चुनने का मौका आप लोगों को गंवाना नहीं चाहिए। जब वोट का समय आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, उस समय आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन रोकने के लिए इन तमाम बुनियादी मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग करना चाहिए। बाद में जो अलग कंट्रोवर्सी है, जातीय बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, उसको चुनाव के बाद भी हम लोग देख समझ सकते हैं, उसका निदान निकाल सकते हैं। लेकिन चुनाव के समय आपको प्रत्याशी की योग्यता और पार्टी का पूरे 5 साल समर्पित होकर वो कैसे काम करते हैं, उस आधार पर आपको वोटिंग करना चाहिए। तो अभी आप देख रहे थे जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव संतोष महतो जी का, और बाकी अपडेट के लिए थर्ड एम्पायर के साथ बने रहें। धन्यवाद। जोहार।